मानवता। ओ मानवता। मानवता। ये एक ट्रेन दुर्घटना है, लेकिन मैं नजरें नहीं हटा सकता। ये 1843 है और चिकित्सकों के बीच महिलाओं की सबसे आम हत्याओं में से एक के बारे में बहस चल रही है। प्रसव ज्वर। प्रसव ज्वर जन्म देने के कुछ दिनों के भीतर होता है, जिससे संक्रमित 70% से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। प्रसूति विशेषज्ञ चार्ल्स मीग्स के पास एक सिद्धांत है। बुखार से पीड़ित रोगियों में पेट की सूजन को देखकर उनका दावा है कि यह सूजन ही शिशु बुखार का कारण है। अधिकांश चिकित्सा प्रतिष्ठान उनके सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ओह, अब चलो भी। इन्होंने मुझे संशयवाद सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ये बेहतर है। अब मीग्स, आपका तर्क एक भ्रांति पर आधारित है। मिथ्या कारण भ्रांति। सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण नहीं है। जब दो घटनाएं नियमित रूप से एक साथ होती हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही दूसरी का कारण हो। तो आप कहते हैं कि जिन महिलाओं में सूजन होती है, उन्हें प्रसव के समय बुखार भी होता है, इसलिए सूजन की वजह से बुखार होता है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, पहले सूजन आती है, फिर बुखार आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि सूजन के कारण बुखार आता है। लेकिन इस तर्क के अनुसार, चूंकि बच्चों के दांत निकलने से पहले बाल उगते हैं, इसलिए बाल उगने से दांत उगने चाहिए। और हम सभी ये जानते हैं कि ये सच नहीं है ना? असल में इसका जवाब ना दें। यहाँ कुछ अलग बातें हो सकती हैं। सबसे पहले ये संभव है कि बुखार और सूजन का आपस में संयोग से संबंध हो, या ऐसा कोई कारण कार्य संबंध हो सकता है जो आपकी सोच के विपरीत हो। बुखार के कारण सूजन होती है, न कि सूजन के कारण बुखार होता है। या फिर दोनों में एक ही अंतर्निहित कारण हो सकता है, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। अगर मैं पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि सूजन का कारण क्या है? कुछ नहीं। या बस है? सच में। एक पल के लिए अपने एक सहकर्मी डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स के विचारों पर चर्चा करते हुए मेरा मजाक उड़ाइए। मुझे पता है आपको उनका सिद्धांत पसंद नहीं है। आपने पहले ही इसके बारे में एक तीखा पत्र लिखा है। लेकिन चलिए हम आपके विद्यार्थियों को भी बता दें, ठीक? होम्स ने एक पैटर्न देखा। जब कोई मरीज शिशु रोग से मर जाता है, तो डॉक्टर उसका शव परीक्षण करता है। अगर डॉक्टर किसी नए मरीज का इलाज करता है, तो अक्सर उस मरीज को भी बुखार आ जाता है। बुखार के शिकार लोगों के शव परीक्षण और नए बुखार के मरीजों के बीच इस सह संबंध के आधार पर वो संभावित कारण का प्रस्ताव करता है। चूंकि इस सह संबंध के अलावा कोई सबूत नहीं है कि शव परीक्षण से बुखार होता है, इसलिए वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि शव परीक्षण से बुखार होता है। इसके बजाय उनका सुझाव है कि डॉक्टर अपने हाथों और शल्य चिकित्सा उपकरणों पर एक अदृश्य संदूषक के माध्यम से अपने रोगियों को संक्रमित कर रहे हैं। ये विचार अधिकांश डॉक्टरों को नाराज करता है, जो खुद को अचूक मानते हैं। यहाँ मीग्स की तरह, जो इस संभावना पर विचार करने से इनकार करता है कि वो अपने रोगियों की दुर्दशा में कोई भूमिका निभा रहा है। उसका दोषपूर्ण तर्क आगे की जांच के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता है, लेकिन होम्स का तर्क छोड़ता है। ये 1847 है और चिकित्सक इग्नास सेमलवाइज ने एक क्लिनिक में शिशु बुखार से मौतों की संख्या को 12% से घटाकर 1% कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी चिकित्सक कर्मियों को शव परीक्षा के बाद और रोगी की जांच के बीच अपने हाथों को कीटाणु रहित करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस पहल के साथ उन्होंने शिशु ज्वर की संक्रामक प्रकृति को सिद्ध कर दिया है। ये 1879 है और लुई पास्चर ने शिशु प्रसूति ज्वर के कई मामलों के लिए जिम्मेदार संदूषक की पहचान की है, हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया।
मेरी फ्राइज ठंडी हैं, शायद इसलिए क्योंकि मेरी आइसक्रीम पिघल गई है। इन वीडियो के माध्यम से अपने तर्क कौशल को तेज करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कभी नहीं जानते कि आपको किसी नैतिक पहेली से निपटने के लिए कब उपकरणों की आवश्यकता होगी।